वेलकम टू बायोग्राफी वर्स हिंदी, इंस्पायरिंग स्टोरीज का आपका डेस्टिनेशन। यहां आपको मिलेंगी रियल लाइफ हीरोज की कहानियां सिर्फ हिंदी में। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और प्रेरित हों। डॉ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें प्यार से भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से याद किया जाता है, आधुनिक भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम की साधारण पृष्ठभूमि से राष्ट्र के सर्वोच्च पद तक कलाम का जीवन दृढ़ता, लचीलापन और मानवता की सेवा की एक गाथा है। एक वैज्ञानिक, एक दूरदर्शी, एक शिक्षक और सबसे बढ़कर एक विनम्र इंसान, कलाम ने अपने शब्दों, कार्यों और सपनों से लाखों भारतीयों को प्रेरणा दी। 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का उनका दृष्टिकोण युवाओं और बुजुर्गों की कल्पना को समान रूप से मोहित करता था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे मंदिर शहर में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, जबकि उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार न तो धनी था और न ही उच्च शिक्षित। रामेश्वरम अपनी धार्मिक सद्भावना के लिए जाना जाता था, जहां हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे। उनका बचपन संघर्ष से भरा था। परिवार गरीबी में रहता था और अब्दुल को स्कूल के बाद अखबार बेचकर अपनी शिक्षा का समर्थन करना पड़ता था। कठिनाइयों के बावजूद वह जिज्ञासु स्वभाव का बालक था, जिसमें सीखने की अतृप्त जिज्ञासा थी। रामेश्वरम में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल चले गए। 1950 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि वह शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट थे, उनका दिल इंजीनियरिंग में था, विशेष रूप से वैमानिकी इंजीनियरिंग में। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आवेदन दिया। हालांकि उनका परिवार फीस नहीं दे सकता था, उनकी बहन ने बहुत त्याग के साथ अपने गहने गिरवी रख दिए। 1955 में स्नातक होने पर कलाम को बड़ी निराशा हुई, जब वह केवल एक स्थान से भारतीय वायुसेना की अपनी ड्रीम जॉब से चूक गए। दिल टूटने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। DRDO में कलाम ने शुरू में होवरक्राफ्ट डिजाइन से जुड़ी छोटी परियोजनाओं पर काम किया। 1969 में उनका जीवन एक परिवर्तनकारी मोड़ ले गया, जब उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरित किया गया। ISRO में कलाम ने महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ विक्रम साराभाई के तहत काम किया, जो उनके मार्गदर्शक बने। कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रों की लीग में शामिल कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP शुरू किया। डॉ कलाम को इस महत्वाकांक्षी मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उनके नेतृत्व में भारत ने सफल मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित की। पृथ्वी, एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि, एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आकाश, एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और नाग, एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल। इन उपलब्धियों ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। उनकी नेतृत्व शैली लोकतांत्रिक लेकिन मांग भरी थी, अपनी टीम को बेहतरीन देने के लिए प्रेरित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करती थी। 1998 में भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। डॉ कलाम, जो उस समय भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख थे, इन परीक्षणों की योजना और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने दुनिया के सामने भारत की परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद भारत के भीतर इन परीक्षणों को गर्व और आत्मनिर्भरता के क्षण के रूप में सराहा गया। कलाम एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। उनकी छवि अक्सर अपने सरल ग्रे सूट में बहते चांदी के बालों के साथ 2002 में
डॉन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, केआर नारायणन का स्थान लेते हुए। उनके नामांकन को द्विपक्षीय समर्थन मिला, जो राजनीतिक दलों में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले कलाम ने नागरिकों, विशेषकर छात्रों से सीधा संपर्क करके राष्ट्रपति पद को पुनः परिभाषित किया। अपने कार्यकाल 2002 to 2007 के दौरान उन्होंने शिक्षा, नवाचार और युवा सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। अपने कई पूर्ववर्तियों के विपरीत कलाम ने राष्ट्रपति भवन में एक सरल जीवन शैली बनाए रखी। उनकी विनम्रता और पहुंच ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया, विशेषकर बच्चों के बीच, जो प्यार से उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहते थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद कलाम ने वह काम फिर से शुरू किया जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे, पढ़ाना। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, अहमदाबाद और इंदौर के साथ साथ चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उनकी सादगी और उत्साह ने उन्हें छात्रों के बीच एक प्रिय व्यक्तित्व बना दिया, जिन्होंने उनमें सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी देखा। वह किताबें लिखना जारी रखे, जिनमें शामिल हैं विंग्स ऑन अ फायर, उनकी आत्मकथा इग्नाइटेड माइंड्स, भारत की युवाओं की क्षमता पर इंडिया 2020, भारत के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण की रूपरेखा, और माई जर्नी, उनके जीवन से प्रतिबिंब। अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से कलाम ने निरंतर युवाओं से विज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता को अपनाने का आग्रह किया। कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक और दूरदर्शी भी थे। उनकी विजन 2020 की अवधारणा का उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रों के माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना था। कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी, स्थायी पर्यावरण रक्षा में आत्मनिर्भरता। उनका मानना था कि एक विकसित भारत वह होगा जहां गरीबी का उन्मूलन हो, साक्षरता सार्वभौमिक हो और नवाचार फले फूले। कलाम ने जोर दिया कि विकास समावेशी और स्थायी होना चाहिए, समाज के सबसे गरीब वर्गों को फायदा पहुंचाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां प्रौद्योगिकी लोगों को विभाजित करने के बजाय सशक्त बनाए। उनके भाषण अक्सर विज्ञान को आध्यात्म के साथ मिलाते थे, जो ज्ञान और नैतिकता के सामंजस्य में उनकी आस्था को दर्शाता था। 27 जुलाई 2015 को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण पर व्याख्यान दे रहे थे। अपने भाषण के बीच में वह मंच पर गिर गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन पर भारत और विदेश में शोक मनाया गया। नेताओं, वैज्ञानिकों, छात्रों और आम नागरिकों ने एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जिसने अपनी बुद्धि और विनम्रता से उनके जीवन को छुआ था। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उनके शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृहनगर रामेश्वरम में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। डॉ. कलाम की विरासत अनगिनत तरीकों से जीवित है। वह आशा, लचीलेपन और सपनों की शक्ति के एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। संस्थानों, छात्रवृत्ति और पुरस्कारों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर शिक्षा के प्रति उनके समर्पण की मान्यता में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन रामेश्वरम की संकरी गलियों से राष्ट्रपति भवन के भव्य हॉल तक की यात्रा था। अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक, तारों भरे आकाश के नीचे सपने देखने से लेकर भारत की अंतरिक्ष में यात्रा को आकार देने तक, उनके शब्द सपने 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 विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं, पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने रहते हैं। एक वैज्ञानिक से कहीं अधिक, एक राष्ट्रपति से कहीं अधिक, कलाम एक शिक्षक थे जिन्होंने दिमागों को प्रज्वलित किया, एक नेता थे जिन्होंने विश्वास प्रेरित किया, और एक दूरदर्शी थे जिन्होंने बेहतर भारत का सपना देखा। आज भी उनका दृष्टिकोण अनगिनत भारतीयों को उठने, सपने देखने और उनके आदर्शों के योग्य एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर आपको डॉ. कलाम की कहानी ने प्रेरित किया हो तो ऐसे ही और महान व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए बायोग्राफी वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपकी प्रेरणा हमारी ताकत है।